नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी चैनल। साथियों, आज मैं सारण जिला के बनियापुर प्रखंड पंचायत भीठी साहबुद्दीन में पहुंचा हूं। साथियों, आज हम डॉक्टर वीरेंद्र जी के पास पहुंचे हैं, उनके आवास पर। आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो यूपी में जो घटना हुआ है, जो अतीक अहमद का हत्या हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है मेरे महानायक टीवी चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी। आप महानायक टीवी के माध्यम से हमारे पास पहुँचे और कुछ सवालों का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, अभी जो यूपी में जो घटना हुआ है, जो अतीक अहमद जी के गोली मार कर इनकाउंटर कर दिया गया है, गुनहगार को इंसाफ देने के लिए प्रशासन है, लेकिन उनको गुनहगार को इनकाउंटर कर देना ये कहाँ तक उचित है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस घटना पर कि ये देश संविधान से चलता है। भारत का संविधान सर्वोपरि है और संविधान उस कानून के दायरे में भारत का एक एक नागरिक है। उसको किसी भी तरह का अपराध, किसी भी तरह की समस्या है तो देखने के लिए कोर्ट बना हुआ है और कोर्ट के माध्यम से डिसीजन होता है। अपने हाथ में किसी भी व्यक्ति को कानून लेना अपने आप में अपराध है, ये किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और जो ये हुआ है, जो खबरें आ रही हैं, ये सारी खबरें प्रूव कर रही है कि अतीक अहमद के साथ जो हुआ, कानून के साथ खिलवाड़ हुआ है। अतीक अहमद का जनाजा जो निकला, तो यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि उनका जनाजा नहीं, ये जनाजा इस देश के कानून का निकला, तो ये उनकी जो बात है, मैं मानता हूँ कि ये सही बात है कि देश के कानून का जनाजा निकला है, इसकी धज्जियाँ उड़ी है। संविधान को अपने हाथ में लेकर के, कानून को हाथ में लेकर के जो टिकटॉकी चल रही है देश में, ये आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ी ये खतरा है। इस खतरा से मुक्ति पाने के लिए ऐसे तत्व जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, उस पर इस देश की जनता को विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को सत्ता से दूर भगाना चाहिए समय के हिसाब से। देखिए, एक ऐसा समय था कि फूलन देवी को लोग गैंग रेप किया था, लेकिन उनके लिए भी वो जब गुस्सा में आके वो भी उन लोगों को इनकाउंटर की, लेकिन उनके लिए भी उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज समय ऐसा हो गया है कि गुनहगार को अगर उसको सजा देना शुरू कर दिए तो प्रशासन क्या करेगा, कोर्ट कचहरी क्या करेगा? तो ये बहुत गलत हुआ है जो यूपी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल सर आपसे ये रहेगा कि अभी बिहार में जो जातीय जनगणना चल रहा है, जो 15 अप्रैल से दूसरे चरण का जनगणना शुरू हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो जातीय जनगणना शुरू हुआ है, देश का जो संविधान है, इस संविधान में सारे लोगों को संवैधानिक अधिकार से जीने का अधिकार मिला हुआ है और उसी अधिकार के तहत ये जातीय जनगणना हो रहा है, ताकि ये पता चल सके कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है और उस आबादी के हिसाब से, देश के संवैधानिक अधिकार के हिसाब से उसकी भागीदारी कितनी है, ये पता चल सके, सुनिश्चित हो सके और उसी भागीदारी के हिसाब पर उसके हिस्सेदारी भी उसको मिलनी चाहिए। उसका जो हकमारी हो रहा है, उसका जो हक पर दूसरे लोग गिरूर मार के बैठे हुए हैं, उनका जो शोषण कर रहा है, इससे मुक्ति मिले, इसके लिए जो जातीय जनगणना बिहार सरकार जो करा रही है, ये बिल्कुल ही उचित कदम है। हम इस सरकार के डिसीजन के साथ है, उसका स्वागत करते हैं। आज देखिए, 2011 में जातीय जनगणना एक बार हुआ था, लेकिन उस समय
वो जातीय जनगणना के जो रिजल्ट उसको लोगों के सामने, जनता के सामने प्रकाशित नहीं किया गया। क्या अभी भी ऐसा हो सकता है? इस पर आपका क्या कहेंगे? ये जो जो रिजल्ट हुआ है, ये रिजल्ट जो है बिल्कुल सही है, इसको चलना चाहिए। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हम ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ओबीसी समाज से आते हमेशा लोग हमारे भारत में जाति के राजनीतिक लोग करते हैं। तो मालूम कैसे चलेगा कि हमारे भारत देश में किसका कितना आबादी है? कहीं ना कहीं उसके लिए जाति जनगणना एकदम जरूरी है। तो बड़े सारे लोग उसको रोक रहे हैं, नहीं होने का दावा कर रहे हैं। देखिए, ये देश में समस्या जो है सो केवल एक जात का नहीं है, एक धर्म का नहीं है, समस्या पूरी जमात का है। और इस देश में आर्थिक लड़ाइयाँ हैं, अमीरी गरीबी की लड़ाइयाँ हैं। यहाँ 90% जो है सो शोषित है, 10% यहाँ शोषक है। इससे मुक्ति पाने के लिए हम सबको, सारे गरीबों को एक साथ एकजुट होकर के, संगठित होकर के लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। गरीबों का, मजदूरों का सरकार की स्थापना करना होगा, तभी जाकर के इस समस्याओं से समाधान मिलने वाला है। हम जब तक समाज में ये रोड उबड़ खाबड़ हो तो गति नहीं मिल सकती। समाज में जमीन उबड़ खाबड़ हो तो वो फसल नहीं दे सकता, उसमें उपज नहीं हो सकती। और जिस समाज में ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अमीर गरीब का खाई हो, वो समाज विकास नहीं कर सकता। विकास करने के लिए इन सारी खाइयों को पटना होगा। और ये खाइयाँ तब पटेगी जब सारे मजदूर, चाहे किसी जात, बिरादरी, धर्म से आते हों, एकत्रित होकर के एक समस्या है गरीबी की, उससे निजात पाने के लिए इनको संगठित होकर ही संघर्ष करना होगा, तभी मुक्ति मिलेगी। नहीं तो जब तक हम जात, धर्म, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ऊंच नीच, टोला महल्ला के आधार पर हम बटे रहेंगे, तब तक हमारी समस्या का समाधान कभी नहीं होने वाला है। एक बार की घटना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के यहाँ किसान गए वहाँ, और किसानों ने कहा कि आज़ाद भारत में भी किसानों की समस्या जस की तस रही सर, आप परिवर्तन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस आज़ाद भारत में आप जो है अपने को किसान कहते हैं, अगर आप किसान होते तो समस्या का समाधान हो गया रहता है, आपकी ये स्थिति नहीं रहती, जो फटहाली है ये नहीं रहती। लेकिन आप तो बैकवर्ड हैं, आप फॉरवर्ड हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप किसान हैं ही नहीं। जिस दिन आप किसान हो जाएंगे उस दिन आपकी समस्या बड़ी ही आसानी से समाप्त हो जाएगी। आपको समस्या का जो रोना पड़ता है ये नौबत नहीं आएगी। अभी देखिए, हमारे जो बिहार में वैशाली जिला में राकेश पासवान जी के घर पर जाके कुछ लोगों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दिया है। आज देखिए, हमारे भारत देश में, हमारे बिहार में इस प्रकार के ऐसे कठिनाइयों को लोग सामना कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट लोग ऐसा नक्सली बन जाएंगे तो फिर कानून व्यवस्था, लोगों को कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। तो इस पर आपको क्या कहना है? मेरा कहना है इस समस्या पर कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मैं वैसे लोगों का समर्थन नहीं करता। यह देश में प्रक्रिया है, संविधान है, कोर्ट है, थाना है, सामाजिक हमारी संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से हम सभी को अपनी समस्याओं को रखना है। जो बहुमत कहे उस चीज़ को हर हालत में हमें मानना है, तभी जो है सो इस देश की समस्या का समाधान होने वाला है। यहाँ जब भी गैर बराबरी पूंजी की होगी, समाज की होगी, किसी एक आदमी का वर्चस्व जो ही कायम होगा तो मनमानी करेगा, तानाशाही उसकी रवैया होगी, डिक्टेटरशिप उसका चलेगा। इसको रोक लगाने के लिए हक अधिकार सबका, पावर का, अधिकार का जो बंटवारा है हमारे संविधान में, उसका व्यवहार रूप में लागू होना चाहिए। ये व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो रहा है, उसका नतीजा है कि हमारे अधिकारों की हकमारी हो रही है और हमारा शोषण
लगातार जारी है। जब तक हम संगठित होकर इसका जवाब नहीं देंगे, ये बंद होने वाला नहीं है। आज देखिए, एक व्यक्ति को मैंने भाषण सुना, वो मंच से एकदम ऐलान कर रहे हैं कि भारत ना चलेगा राम के बिना, दुनिया ना चलेगी राम के बिना। तो एक बात बताइए कि जहाँ पर लोग राम को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो उनका भक्त नहीं है, तो वहाँ का देश कैसे चलता होगा? क्योंकि देखिए, चाइना, जापान, थाईलैंड, वहाँ पर तो ना राम को मानने वाला कोई नहीं, वहाँ ना ही उनका अंध भक्त है, तो वो देश कैसे चलता है? इस पर आपका क्या कहना, आपका विचार क्या है? देखिए, देश चले ना राम के बिना, तो जो राम के भक्त हैं उनके बिना काम नहीं चलता होगा। लेकिन इस देश में कृष्ण के भक्त हैं, इस देश में निरंकारी मिशन है, इस देश में आर्य समाज है, इस देश में साईं है, इस देश में गुरु नानक है, हजरत मोहम्मद साहब है। सारे के विचारों को मानने वाले हैं और सबका काम चल रहा है। लेकिन ये देश भारत जो है संविधान से चलता है। किसी राम, किसी भगवान, किसी अल्लाह, किसी गौर से नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलता है। ये देश का संविधान ही सर्वोपरि है। इसके बिना किसी का नहीं चलने वाला है। दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में भगवान के नाम से, धर्म के नाम से कोई भी देश नहीं चलता है। सबका अपना स्वतंत्र संविधान है और संविधान के माध्यम से ही देश चलता है। और हम सब भी संविधान से ही चलते हैं। आप संविधान का लाइन छोड़ दीजिए और एक कदम चलिए, रोड पर गिर जाइएगा, भवन फूटेगा, पीएमसीएच में इलाज कराते कराते, हॉस्पिटल में इलाज कराते कराते मर जाइएगा। आपको कहीं कोई जगह नहीं मिलने वाला है। इसलिए देश चले ना संविधान के बिना, संविधान को छोड़ के कुछ नहीं चलेगा। किसी भावना से, किसी मधुर प्रिय गीत गाने से ये नहीं चलने वाला है। ये संगीतकार जो है अपने मधुर प्रिय गीत दिए हैं कि कुछ पल के लिए लोग सुन के थोड़ा सा आनंद लेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। अभी देखिए, वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री है, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार के स्त्री अब पुल्लिंग का वहाँ पर किसी प्रकार जयकारा नहीं होता है, नाम नहीं दिया गया है। लेकिन भारत में ही भारत माता की जय बोला जाता है, गाय को माँ बोला जाता है, 10 हाथ को हमारे देश में ही देवी है, 3 मुंह के हमारे देश में ही ब्रह्मा है। इस पे आपका क्या विचार है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये देश जो है सो भावना प्रधान है, और भावना प्रधान से प्रभावित होकर के देश के सारे लोग बोलते हैं। लोगों से पूछिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं ये भी हमें नहीं मालूम है। हम तो लोग जा रहा है तो जा रहे हैं, लोग कर रहा है तो कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये भावना प्रधान देश में भारत माता की जय बोला जाता है। जबकि भारत शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है व्याकरण से, और पुल्लिंग शब्द जो है सो माता नहीं हो सकता। तो हमें हमेशा जो है भारत की जो मूल चीज़ है, भारत की जय बोलना है, संविधान की जय बोलना है। भारत माता नहीं हो सकता। तो हम लोग भावना में इस बात को बोलते हैं, ये समझे बगैर कि भारत माता नहीं, भारत एक पुल्लिंग शब्द है, इसे भारत की जय बोलेंगे हम। हमारे भारत पूरे में दुनिया में, एक मिनट, पूरे दुनिया में कोई भी देश माता के नाम से नहीं जाना जाता है। जापान माता की जय, फ्रांस माता की जय, अमेरिका माता की जय, इराक माता की जय, ऐसा नेपाल माता की जय, ऐसा कहीं नहीं होता है, केवल भारत में होता है। और ये ऐसा होने का ही कारण है कि आज देश में सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा फटहाली, सबसे ज़्यादा भूखमरी, बेरोजगारी, अनेक समस्याएं इस देश में है। इस देश में ये सारी समस्याओं का जड़ भावना में आके बह जाना है, मूल समस्या से अलग हट जाना है। विचार होना चाहिए समस्या पर, तो उस पर नहीं होता है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं, सारे लोग अज्ञानता में, अंधेरे में ही हाथ पांव चलाते हैं। अपने ब्रेन पर थोड़ा भी लोग चिंतन नहीं करते हैं, सोचते नहीं हम कि क्या करते हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। जरूरत है इस बात की कि हम चिंतन करें और दुनिया के जो विकसित देश हैं उसका हम अनुसरण करें।
जो बुद्ध के विचारों को लेकर के लोग चलते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में चलो। जब बुद्धि की प्राप्ति हुई तो हमारे गौतम जो है बुद्ध कहलाए, और उन्होंने नारा दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में चलो, ज्ञान की शरण में चलो, प्रकाश की शरण में चलो, अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलो। और हम इसीलिए आज पिछड़े हुए कि अंधविश्वास और पाखंड में ज़्यादा विश्वास करते हैं। बिना विचार किए ही वैज्ञानिक विचारधारा को तिलांजलि देकर त्याग करके हम अपने जीवन, अपनी सामाजिक व्यवस्था को चलाते हैं, जिसका नतीजा है कि विकास हमारा हमेशा हमेशा के लिए अवरुद्ध है। बिना इनसे निकले विकास संभव नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बेखूबी तरीक़ा से सब सवालों का जवाब दिए। तो साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए महानायक टीवी चैनल, भारत की आवाज़। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।